हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम इसका तीसरा पार्ट है आपका। तो इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में जाना था। देन उसके बाद उसके हमने उदाहरण देखे थे। उसके बाद में हम समीकरण को किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार से संतुलित करते हैं उसके बारे में आपने देखा। तो हम इसके बारे में आपको थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, जिस प्रकार हम कई अभिकारकों की जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें जो उत्पाद प्राप्त होता है, तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है तो वो हमें पहले जैसा न मिलकर नए गुणों वाला उत्पाद हमें प्राप्त होता है। देन उसके बाद में हमने इसमें जो अभिकारक जो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, जो हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक या क्रियाकारक या रिएजेंट जिसे हम कह सकते हैं। देन उसके बाद में अभिकारक जब क्रिया हिस्सा लेने के बाद में हम उनकी जब अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे हमें उत्पाद या प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसे हम उत्पाद कहते हैं। देन इसके बाद में हमने रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित करते हैं उसके बारे में देखा था। उसमें हमने सबसे जो पहला जो नियम था संवेग, वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसमें ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही उसका विनाश होता है, जबकि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है। तो हम द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कह सकते हैं कि उसमें द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है नहीं विनाश होता है। देन उसके बाद में हमने देखा था उसमें सबसे पहले स्टेप में देखा था हमने, सबसे पहले हम किसी अभिक्रिया को लिखते हैं तो अभिक्रिया को लिखने के बाद जो हमारे जो क्रियाकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं उनको हम एक बॉक्स में बंद करते हैं। देन उसके बाद में जो सेकंड स्टेप होता है उसको हम बॉक्स में हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। उसके बाद में हम अभिक्रिया में जो बॉक्स होते हैं उसके बाद में जो हमारा थर्ड स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं हम, जो क्रियाकारक और जो हमारे उत्पाद होते हैं तो उसमें हम सबसे पहले उत्पाद की जो संख्या होती है, उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या होती है उसको हम देखते हैं। तो हम जब अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को जब हम संतुलित करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्रियाकारक और जो उत्पादों की जो संख्या है उसको हम बराबर करते हैं। तो सबसे पहले संतुलित करने के पहले हमें क्या देखना पड़ता है, तो हमें राइट हैंड साइड से पहले देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। तो उत्पाद की ओर हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें देख सकते हैं हम, जब हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो ये जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि ए यहाँ पर हमारा रिएजेंट डी, जिसे हम अभिकारक या फिर क्रियाकारक कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब इसको संतुलित करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम बी और सी जो हमारा उत्पाद है इसकी संख्या या इसके परमाणुओं की संख्या को हम देखते हैं। देन उसके बाद में हम अभिकारकों की संख्या को बराबर करते हैं। तो यहाँ तक आपने देख लिया है। तो संतुलित किस प्रकार से करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने दूसरे पार्ट में आपको पूरी तरह डिस्कस कर लिया गया है। अगर आपको उसमें कोई भी समस्या हो समझने में या फिर आप मेरी लैंग्वेज में बाय लैंग्वेज में, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको जो सवाल है उसका जवाब देने के लिए तत्पर रहूँगा। अब हम इसी भी उसमें देख सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम उसमें हमने रासायनिक जो समीकरण है उसको किस प्रकार से संतुलित करते हैं यहाँ तक देख चुके हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको रिवाइज किया इसके लिए। देन इसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो आगे हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले है हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब समझ सकते हैं हम योगात्मक अभिक्रिया भी हम इसे बोल सकते हैं या फिर जुड़ना। तो हम संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक या फिर जोड़ना या फिर जोड़ना ये अभिक्रिया के नाम से भी आपसे ये एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो हम संयोजन अभिक्रिया में देखते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, योग होना या फिर जोड़ना। तो इससे हम समझ सकते हैं। तो संयोजन में क्या होगा, जब हम इस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक क्या होते हैं हमारे अभिकारक या फिर हम क्रियाकारक कह सकते हैं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, ये एकल का मतलब हम समझ सकते हैं यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बनता है, मतलब एकल उत्पाद बनाते हैं। तो इसमें जो हमारे अभिकारक है
वो अभिकारक कौन से है, तो हमारे जो अभिकारक है वो A+B क्या है हमारे अभिकारक, जिसे हम इंग्लिश में रिएजेंट। और हमारा जिससे प्राप्त हो रहा है तो इसमें क्या हो गए 2 या 2 से अधिक अभिकारक, तो 2 या 2 से अधिक, तो 2 हमारे क्या होते हैं, क्रियाकारक होते हैं। इससे हमारा एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है वो कैसे प्राप्त हो रहा है, एकल उत्पाद, जिसे हम एकल उत्पाद में सी हमारा जो प्रोडक्ट है ये हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया में इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं, तो कोयले का दहन, कोयले का दहन से हम कह सकते हैं कि कोयले का जलना, जिसे हम कोयले का दहन कह सकते हैं। तो कोयले के दहन में क्या होगा, हमारा कार्बन जो क्या होता है ये सॉलिड यानी ठोस होता है। तो इसकी जो हमारे जो कोष्टक में जो दर्शाया है वो हमारे जो कोष्टक में दर्शाते हैं, इसकी क्या होती है ये भौतिक अवस्था, जिसे हमने आपको बताया था। और जैसे ताप दाब और उत्प्रेरक को हम दर्शाते हैं, तो इसको हम जो ये तीर के चिन्ह के ऊपर या फिर नीचे बताते हैं। ये भी आपको समीकरण किस प्रकार से संतुलित करते हैं उसमें हमने बता दिया है। जो फोर्थ स्टेप में जो उत्प्रेरक या फिर ताप दाब को हम तीर के चिन्ह के ऊपर बताते हैं। तो ये हमारे जो कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, ये क्या हो, ऑक्सीजन तो गैस अवस्था में होती है, तो G प्लस में हमारा जो कार्बन होता है ठोस अवस्था में होता है। तो कार्बन और प्लस में ऑक्सीजन हमारे क्या है, ये अभिकारक या जिसे हम क्रियाकारक कह सकते हैं। तो क्रियाकारक जब हमें दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये मिलकर क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जो कि क्या होती है, एक गैस होती है। तो ये क्या है, हमारा उत्पाद बन रहा है। इसी प्रकार इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं जल का निर्माण। तो जल का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो इसमें हम हाइड्रोजन प्लस में क्या लेंगे, हाइड्रोजन जो हमारी गैस है प्लस में ऑक्सीजन, दोनों को मिलाकर क्या होगा, इसमें कार्बन ये हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन दोनों मिलकर या फिर अभिक्रिया करके क्या होती है, हमारा जल बनाती है, जो कि लिक्विड आती है। तो हाइड्रोजन प्लस में गैस, तो गैस मिलकर ये लिक्विड जो कि जल होता है, जल बनाती है। तो इसमें देख सकते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया में हमने पहले देखा कोयले का दहन, इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें जल का निर्माण देखा। तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस प्लस में ऑक्सीजन गैस मिलकर हमारे जल का निर्माण करती है। देन इसके बाद में हम देख सकते हैं जो थर्ड है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की हम जब जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है, ठोस होता है, जबकि जल कैसा होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। तो ये क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें जो प्राप्त होता है, जलीय विलयन प्राप्त होता है, जिसे हम एक्वस फॉर्म में कोष्टक में जिसकी जो भौतिक अवस्था है वो एक्वस यानी जलीय विलयन में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ तक माना ये समझ में आ गया होगा। तो संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो A+B+ में जो बनाते हैं तो वे C प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार कोयले के दहन में कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो हमारे क्रियाकारक है, जिसे हम अभिकारक कह सकते हैं, तो 2 हमारे जो अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। देन इसके बाद में जल का निर्माण में हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद में जो थर्ड है हमारी कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में हमें जलीय विलयन के में हमें ये प्राप्त होता है। देन इसके बाद में जो सेकंड अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सेकंड, जिसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से हम समझ सकते हैं जिसमें ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है यहाँ पर निकलना या फिर उत्सर्जन होना, और जो ऊष्मा शोषी होती है उसमें क्या होता है, अवशोषण होता है, मतलब ग्रहण करती है। तो इसमें क्या होगा, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है, हम उसे ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसमें हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो इसमें क्या होगा, प्राकृतिक गैसों का दहन। प्राकृतिक गैस में हम समझ सकते हैं जैसे मेथेन गैस होती है, वो प्राकृतिक गैस होती है। तो हम मेथेन गैस को जब ऑक्सीजन गैस के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हमें जल प्राप्त होगा, प्लस में हमें क्या प्राप्त हो रही है, इसमें ये ऊष्मा का क्या हो रहा है, इसमें उत्सर्जन हो रहा है। ऊष्मा का उत्सर्जन से मतलब हम समझ सकते हैं कि उसमें साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के साथ साथ में ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में देखा हमने, जब मेथेन की अभिक्रिया है हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल, प्लस में हमारी क्या निकलेगी, इसमें साथ में ही ऊष्मा भी बाहर निकलेगी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें क्या होगा, जब हम ग्लूकोज C6H12O6
जो कि ग्लूकोज का जो जलीय विलयन होता है एक्वस फॉर्म जिसे ले सकते हैं हम, जिसकी हम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हमें जल प्राप्त होगा, साथ में है ये ऊष्मा बाहर निकलेगी, ऊष्मा भी इसमें बाहर निकलेगी। जब हम ग्लूकोज के अणुओं की जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल प्लस में ऊष्मा भी इसमें क्या होगी, बाहर निकलेगी। देन इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इसका जो रासायनिक अभिक्रिया में हमारा जो 3 नंबर पे है वो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन से यहाँ पर समझ सकते हैं कि योजन तो क्या होता है, जुड़ना होता है, और बी का मतलब होता है इसमें हटना। तो हम कह सकते हैं कि संयोजन तो क्या होगा, जुड़ना, और बी मतलब होता है हटना। जो बी का मतलब होता है वो क्या होता है, हटना होता है। तो इसमें क्या हो गया है, योग से हटना। तो हम इसके सबसे समझ सकते हैं कि बी योजन, तो बी मानी हटना, योजन अभिक्रिया से हटना ही क्या होता है। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, तो उसमें तो क्या हो रहा था, इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल रहे थे, इसमें क्या होगा, एकल अभिकारक, तो उसमें एकल प्रोडक्ट बन रहा था। इसमें एकल अभिकारक से टूटकर 2 या उससे अधिक उत्पाद बनेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये सिंगल क्या होगा, इसमें अभिकारक होता है, ये टूटकर क्या होगा, बी प्लस सी में क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसमें एकल अभिकारक टूटकर क्या होगा, 2 या 2 से अधिक अभिकार या उत्पादों में ये प्राप्त हमें होता है। तो संयोजन अभिक्रिया में 2 अभिकारक या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे थे, और यहाँ पर एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 उससे अधिक उत्पाद में हमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें हम इसके उदाहरण देखते हैं। इसमें हम देखते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में क्या होगा, ऊष्मा द्वारा वियोजन होता है, तो उसे हम कैसे कह सकते हैं, ऊष्मीय वियोजन। तो इसमें ऊष्मा की उपस्थिति में या फिर ऊष्मा के द्वारा, या ऊष्मा की उपस्थिति में जो वियोजन होगा वो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन में देखते हैं हम, जब हम जल के अणु जैसे हम लिक्विड फॉर्म होती है जल के अणु को जब हम विद्युत धारा की उपस्थिति में गर्म करते हैं या फिर ऊष्मा देते हैं, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस गैस में क्या होगा, ये हाइड्रोजन प्लस गैस में ये टूट जाएगा। तो हमें हाइड्रोजन प्लस गैस में ये क्या प्राप्त होंगे, उत्पाद प्राप्त होंगे। तो इसमें समझ सकते हैं ये किस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। तो हम एक प्लास्टिक मग लेते हैं, इसमें 6 वोल्ट की एक बैटरी को जोड़ते हैं। इसमें जो हमारा जो एनोड पार्ट होता है, इसमें एक हम स्विच लगा देते हैं। तो इसमें जो हमारे दो रॉड ली जाती है, इसमें एक पे ऑक्सीजन और एक पे क्या होता है, हाइड्रोजन इकट्ठी होती है। और इसमें जो ये परखनली होती है, ये 2 परखनली जाती है, और इसको हम जल में रख देते हैं। और जल में जब ये इसको परखनली को रखते हैं तो नीचे हम इसमें रबर स्टॉपर लगा देते हैं, और जिससे जो ये रॉड होती है, ये क्या की होती है, ये ग्रेफाइट की रॉड होती है। तो इसमें हम जब 6 वोल्ट की बैटरी से जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, तो जो हमारी कैथोड जो हमारी रॉड होती है, या जिसे हम परखनली बोल सकते हैं, तो कैथोड परखनली पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, जबकि एनोड जो हमारी परखनली होती है उस पर हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसके बाद में हम देखते हैं उसमें वियोजन, तो ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा था, और प्रकाशीय वियोजन प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो होने वाला जो वियोजन होता है उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल तो समझ सकते हैं। तो हम जब AgCl जो कि इसकी जो भौतिक अवस्था होती है वो कैसी होती है, ये ठोस प्रकृति का होता है। तो इसकी हम सूर्य की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें हमें Ag जो कि सॉलिड प्लस में हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम AgBr की जब अभिक्रिया करवाते हैं सूर्य की उपस्थिति में, तो ये Ag प्लस Br2 जो भी हमारा Ag होता है वो सॉलिड होता है, और जो Br2 जो हमें गैस में प्राप्त होती है। और जो आपको हम ये समीकरण जो करवा रहे हैं, ये पूरी तरह से ये संतुलित है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं प्रकाशीय वियोजन के बाद में हम
जो AgCl होता है जिसे हम सिल्वर क्लोराइड, ये सूर्य की उपस्थिति में क्या हो जाता है, धूसर रंग हो जाता है। धूसर रंग से हम समझ सकते हैं मटमैला रंग जिसे हम बोल सकते हैं, मिट्टी जैसा रंग होता है में बदल जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत या श्याम श्वेत, जिसे हम श्याम श्वेत का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें इसका प्रयोग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद में देखते हैं हम ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, उसमें छिपी के साथ साथ में। इसमें क्या होगा, जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होगा, इस अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उसको तोड़ने के लिए, तो जो अभिकारक है उनको तोड़ने के लिए इसमें ऊष्मा, प्रकाश या फिर विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होगा, जब हम किसी भी अभिक्रिया में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं ऊष्माशोषी की, तो इसमें क्या होगा, उसमें तो ऊष्मा निकल रही थी, जबकि ये क्या, इसमें क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो हम इसी माध्यम समझ सकते हैं, जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें तो ऊष्मा बाहर निकल रही थी और इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो हम इसके बाद में नेक्स्ट समझ सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व, जो मोर रिएक्टिव तत्व होता है वो क्या होता है, कम क्रियाशील तत्व होता है। जो लेस रिएक्टिव जो तत्व होता है उसको क्या कर सकता है, उसके यौगिक से ये विस्थापित कर देता है। तो इसमें हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जब हम आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है। जब आयरन की हम कॉपर सल्फेट के जो जलीय विलयन है, कॉपर सल्फेट के जो जलीय एक्वस फॉर्म जो जलीय विलयन है उसकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो ये मोर रिएक्टिव तत्व है तो ये लेस रिएक्टिव तत्व है। तो इससे क्या होगा, ये FeSO4 जिसका ये एक्वस जो जलीय विलयन हमें प्राप्त होगा इसमें, और ये कॉपर जो हमें कॉपर प्राप्त होगा। तो इसमें से क्या हो रहा है, ये जो SO4 इसका विस्थापन किसके साथ हो रहा है, Fe के साथ में हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि Fe यहाँ पर कैसा है, मोर रिएक्टिव या अधिक क्रियाशील तत्व है। तो लोहे की कील को हम भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है, तो कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट यानी फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हो जाता है। तो इसका रंग कैसा हो जाता है, तो इसका जो रंग होता है वो हरा रंग हो जाता है, जबकि कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो नीला विलयन होता है। तो हम कह सकते हैं, देन इसके बाद में समझ सकते हैं जिंक और कॉपर सल्फेट की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो जिंक सल्फेट जब हम जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर, तो यहाँ पर जो जिंक होता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, मतलब अधिक क्रियाशील होता है, जबकि कॉपर क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। तो जिंक के कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो इस प्रकार हो सकता है कि क्योंकि जिंक का जो इसमें से SO4 का जो विस्थापन हो रहा है वो जिंक के साथ में हो रहा है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जिंक कैसा है, यहाँ पर अधिक क्रियाशील है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी आगे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि कोई भी वीडियो डालने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आपका जो इसके बाद में और पार्ट बच रहा है वो एक वीडियो और बनेगी आपकी, जो जल्दी आपको अपलोड कर दी जाएगी। इसके लिए तो आप देखते रहिएगा जय सैनिक क्लासेज में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।